जय श्री राम बच्चों। पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल 2.4 डिस्कस किया था। 2.5 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट इसका, दो चार्जेस दिए हैं 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -9 और +9। यहाँ रखा है 7 माइक्रोकूलम और यहाँ रखा है -2 माइक्रोकूलम, और हमें इनकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताओ भाई। अच्छा, अरे भूसा मार के नाक तोड़ दूंगा तुम्हारी। बेगैरत बेशरम। अरे मैं सही बोल रही थी, हो जाती है। अच्छा, हम गलत बता रहे हैं। हो जाती है तो बता दीजिए ठीक है। 9 इंटू 10 की पावर 9। पहला चार्ज 7 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस यहां से यहां तक तो टोटल हो गया 18 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई करना आपको आता है, तो ये कितना हो गया -7 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 10 की पावर -2। ये हो गया, कुछ और हो गया, ये 10 की पावर 9 छूट गया, तो ये हो गया हमारा -7 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -2। -7 इंटू 10 की पावर -1 -0.7 जूल। दिस इज द आंसर। नोट करिए। समझ आया? Yes, sir. हो गया बेटा सबका? बी पार्ट में कह रहे हैं इसको सेपरेट करने में कितना वर्क होगा। भाई ये सिस्टम बनाने में जो वर्क हुआ, उससे नेगेटिव। समझ रहे बात को? इनको सेपरेट करने में कितना वर्क होगा, अलग अलग करने में कितना वर्क होगा, इनको पास लाने में कुछ एनर्जी खर्च हुई थी, दूर ले जाओगे तो वही एनर्जी वापस मिल जाएगी। भाई सिस्टम बनाने में, मकान बनाया तो पैसे खर्च हुए, बेच दिया तो वही पैसे वापस मिल जाएंगे यार, पर यार रेट नहीं बढ़ता। वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये बी पार्ट हो गया, नोट करिए। ध्यान रखना, सेपरेट करने के लिए अगर पूछे तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी उसका नेगेटिव होगा। हो गया बच्चों? सी पार्ट। अब यहां पर कोई फील्ड भी है, जहां ये रखे हैं ना उस रीजन में फील्ड भी है। समझ रहे हो बात को? और फील्ड कैसा है?
A/r²। अब एनर्जी कितनी होगी? देखो हर पॉइंट का जहां फील्ड है वहां पोटेंशियल होगा, हर पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होता है। किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल है और उस पॉइंट पे आप कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो उसकी एनर्जी हो जाएगी। भाई एनर्जी को चार्ज इनटू पोटेंशियल कह सकते हैं। When we have some potential at a certain point and when we place a certain value of charge at that point, then there is some energy. तो अब एनर्जी इसकी ड्यू टू फील्ड हो जाएगी, इसकी भी ड्यू टू फील्ड हो जाएगी, और एक इनकी आपस में जो सिस्टम बन रहा है उसकी वजह से हो जाएगी। 3 एनर्जी हो जाएंगी। ठीक है, इसको नाम दे दो Q1, इसको नाम दे दो Q2। तो एक अब टोटल एनर्जी अगर निकालना चाह रहे हो, सी पार्ट में टोटल एनर्जी पूछी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू फील्ड, एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू फील्ड, प्लस एनर्जी ऑफ 1 and 2। अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी? चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इसकी कितनी होगी? चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, और इसकी तो वही जो पहले थी। दोनों के बीच का सेपरेशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया है। जनरली बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि टीचर कराते नहीं है, खुद से कभी एग्जाम्पल करते नहीं। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे जाते हैं अगर आप समझने की कोशिश करें तो भाई आपको जो आप क्लास में लेक्चर अटेंड करते हैं उसमें सिर्फ इतनी बात समझ में आती है कि 2 चार्जेस जब एक दूसरे के पास होंगे तो उनका एक सिस्टम बन जाएगा, और उस सिस्टम की वजह से एनर्जी डेवलप हो जाएगी। लेकिन सिंगल चार्ज की भी एनर्जी हो सकती है अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो वही काम इस क्वेश्चन में हो रहा है, बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, ईयर मुझे याद नहीं है, अभी 2-4 साल पहले पूछा गया। तो भाई ये चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर है तो इसकी कुछ एनर्जी, ये वाला चार्ज पार्टिकल भी फील्ड के अंदर है तो उसकी कुछ एनर्जी, और दोनों एक दूसरे के नजदीक रखे हैं तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी। अब यहाँ पे समस्या ये है, चार्ज तो हमें पता है, ये पोटेंशियल नहीं पता। ये चार्ज तो पता है, ये पोटेंशियल नहीं पता। इंटू डी लग सकता है, लेकिन जब फील्ड कांस्टेंट हो, जब फील्ड कांस्टेंट हो। हमें एक्सप्रेशन दिया है यहाँ फील्ड का A/r², तो यहाँ कैलकुलस की हेल्प से हमें पोटेंशियल पता करना पड़ेगा। कैलकुलस की हेल्प से पोटेंशियल पता करना पड़ेगा। तो रिलेशन होता है E = -dV/dr, या dV = -E.dr, या V = -E.dr का। समझ में आ रही है बात? तो पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल क्या होगा? A/r² का इंटीग्रेशन dr के रेस्पेक्ट में। तो 1/r² का इंटीग्रेशन जब आप करोगे, इंटीग्रेशन आता है नहीं आता है? बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता है। आता है? नहीं आता। हाँ, मैंने सही कहा था ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता है। तो कर लेते हैं भाई डिटेल में, जिन्हें नहीं आता उनके लिए फिर बताते हैं। बता भाई फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का? क्या करूं मैं इस लड़की का? बता बेटा। संगति का असर पड़ता है, सोसाइटी बहुत डेंजरस होती है। x की पावर n का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसको ऊपर ले जाओ, अब इंटीग्रेट करो। ये क्या हो जाएगा? r की पावर -2 + 1, यही हो जाएगा। r की पावर -1 अपॉन -1, ये माइनस बाहर आके इसको a को पॉजिटिव बना देगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/r।
तो पोटेंशियल क्या हो गया? इसको छापो, फिर बात करेंगे। मैंने कहा था अच्छा क्वेश्चन है। अरे ये तो कट गया था, तुमने बताया भी नहीं। कोई बात नहीं, तुम उधर सर को थोड़ा सा। लो बोलो बोलो। आर की वैल्यू लेंगे ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे। टेंशन ओरिजिन से नापना है ना आर। माइनस हमेशा होता है, ये माइनस साइन ये बताना चाह रहा है कि फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती हैं फील्ड लाइंस। नेगेटिव का ये मतलब है। टीचर ने छुट्टी कर ली तो ठीक, तुम छुट्टी करते हो तो बड़े नुकसान में रहते हो। एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन जो सिखाया जाता है सब इंपॉर्टेंट है? हो गया बच्चों? रब कर दें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है। देखो बस अब तो काम खत्म है यार। टोटल एनर्जी चाहिए ना। पहले वाला चार्ज कितना है? 7 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल कितना आया? A बाय आर। ए की कोई वैल्यू दी हुई है इन्होंने? ए की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 5 दी हुई है इन्होंने। आर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बेटा, यहां से यहां तक का कितना है? दूसरे चार्ज के लिए ये लिखा मैंने। अब दूसरे चार्ज के लिए बात करते हैं। चार्ज -2 इंटू 10 की पावर -6। जगह कम है तो नीचे लिख लेते हैं। पोटेंशियल और तीसरे वाली तो पहले निकाल चुके हैं। ये वैल्यू तो हमने थोड़ी देर पहले निकाली है ना, -0.7 जूल। इसको डायरेक्ट रख लो, सॉल्व कर सकते हो। भाई 9 से 9 तो कैंसिल ही हो गया। ये कितना बचा ऊपर जाके? 10 की पावर 7। ये 10 की पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी ना। भाई हाँ ना तो बोलो यार। जहाज में रहते हो सारे के सारे, दारू पी के आते। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मत अबे भैया मैं कर रहा हूँ यार, देख लो यार, इतना एहसान कर दो। ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? मैं बोल रहा हूँ पागलों की तरह। कितना हो जाएगा? -6 और +7 कितना बचेगा? तो कितना हो जाएगा? ये नेगेटिव आएगा। 9 से 9 कट गया, फिर ये क्या हो गया? 10 की पावर 7।
आया समझ में? बढ़िया सवाल था। याद रखना, ऐसे भी फंसा सकते हैं एग्जाम में। तुम्हें वहां सिर्फ ये दिखाई देगा कि जितने चार्जेस हैं उतने सिस्टम है, उतने सिस्टम है, कितनी एनर्जी है, बस ये निकालते रह जाओगे। ये तभी तक काम करता है अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड है तो उसकी वजह से भी एनर्जी डेवलप होगी, वो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है? हो गया सबका? चले आगे। आज बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी है तुमने। ये एक्सटर्नल फील्ड में चार्ज पार्टिकल आएगा तो एनर्जी डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2.6। कोई सब्सटेंस है, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट है। कितना डाइपोल मोमेंट है? 10 की पावर -29। डाइपोल मोमेंट कितना दिया है? यूनिट बता भाई लड़की, यूनिट जो लिखा है बोर्ड पे उसकी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट मिल गया। लेकिन एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, बहुत सारे हैं। कितने सारे हैं? दिए हुए हैं 1 मोल सब्सटेंस है। कितना है? 1 मोल। तो 1 मोल के लिए टोटल डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? डाइपोल मोमेंट कितना? तो कितना हो गया? ये टोटल डाइपोल मोमेंट हो गया। अब ये एक्सटर्नल फील्ड में रखे थे और फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। अब फील्ड का डायरेक्शन बदल दिया बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो टॉर्क लगेगा, मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, घूमेंगे तो कुछ वर्क होगा, वो वर्क हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगा। तो बेसिकली वर्क डन पूछ रहे हैं हमसे। वर्क डन या एनर्जी एक ही बात है, ऐसा कुछ पढ़ाया मैंने? हाँ, ये पी टोटल लेना, ध्यान रखना। कितना आया? 6 × 10 की पावर, और ये 10 की पावर यही आंसर है। समझ आया नहीं आया? नोट कर लो।
हो गया भाई, रब कर दे। ठीक है भाई, नालायक नंबर 1 है ये, जलेबी की तरह। बेटा इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, शक्ल देख के समझ में आ जाता है कौन कितना सीधा। तो ये मत सोचना, पढ़ा तो फिर बताऊंगा। थियोरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश करेंगे। एक कॉम्ब रन थ्रू वन, हाँ बोलो कुछ कह रहे हो। एक कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर वायर, है ना भाई। जब कॉम्ब को आप अपने बालों में कॉम्बिंग करते हैं, है ना, तो क्या होता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चार्ज अपीयर हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है बालों पे भी और कॉम्ब के ऊपर भी। उस कॉम्ब को जब बिट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास आप लेकर के आएंगे, तो वो कॉम्ब क्या करेगा, पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉम्ब के पास क्या है, चार्ज। पेपर पीसेस कैसे थे, न्यूट्रल। जब कॉम्ब को, जो कि चार्ज था, जब लेके गए पेपर पीसेस के पास, तो पोलराइजेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे पेपर मॉलिक्यूल्स। अब पोलराइज होने की वजह से वो कॉम्ब क्या करेगा, उन पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर वातावरण में नमी है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है ना, तो क्या होगा, हाँ, इसलिए ये फिनोमिना इतने इजीली ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट। ऑर्डिनरी रबर जो होती है वो इंसुलेटर होती है, लेकिन एयरक्राफ्ट के टायर बनाने के लिए जो रबर इस्तेमाल होती है उसमें कंडक्टिंग मटेरियल मिलाया जाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत हाई स्पीड पर ट्रेवल करता है, और जब वो हाई स्पीड पर ट्रेवल करेगा तो एयर के साथ फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। जब चार्ज डेवलप हो जाएगा तो वो क्या कर सकता है, एयरक्राफ्ट फायर कैच कर सकता है, हाईली इनफ्लेमेबल फ्यूल है उसके अंदर। तो जब वो मूव करता है लैंडिंग के वक्त और टेक ऑफ के वक्त, तो क्या होता है, वो हाई चार्ज अर्थ में चला जाए, इसके लिए उसके टायर्स कंडक्टिंग मटेरियल के बनाए जाते हैं। मतलब प्योरली कंडक्टिंग नहीं होता, रबर में कुछ कंडक्टिंग मटेरियल मिला दिया जाता है, ताकि जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एयरक्राफ्ट के विंग्स के ऊपर चार्ज आ गया है, वो अर्थ में चला जाए और वो न्यूट्रलाइज हो जाए, सेफ्टी पर्पज से ऐसा किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, कुछ व्हीकल्स जो हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल कैरी करते हैं उनके पीछे मेटलिक रोप लटकाई जाती है, मेटलिक चेन, मेटलिक रोप लटका दी जाती है। जैसे पेट्रोल पंप की रिफिलिंग के लिए टैंकर में फ्यूल आ रहा है, पेट्रोल डीजल आ रहा है ना, तो चेन लटकी रहती है। सेम रीजन है उसका भी, जब वो सड़क पर ट्रेवल करते हैं तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उनकी बॉडी पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, और उस चार्ज की वजह से, हाँ, हवा की वजह से। ठीक है, अब क्या करें, उसको अर्थ में ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, अब उसके टायर्स को तो कंडक्टिंग मटेरियल का नहीं बना सकते, एयरक्राफ्ट तो एक्सपेंसिव होता है, तो क्या करते हैं, मेटल की चेन लटका देते हैं। चेन क्या करती है, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको अर्थ में ट्रांसफर कर देती है, सेफ्टी रीजंस की वजह से। चिड़िया, डी पार्ट में क्या रखा है, चिड़िया बैठती है हाई वोल्टेज लाइन पे, हाई टेंशन केबल के ऊपर, तो उसे कुछ नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति, एक पर्सन जो जमीन पे खड़ा है, अगर उसको टच कर ले हाई टेंशन केबल को, तो उसको पैटल शॉक लगता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। हाँ, चिड़िया जब बैठेगी ना
वायर के ऊपर, तो उसके दोनों पैर सेम पॉइंट पे आएंगे। सेम पॉइंट पे मतलब सेम पोटेंशियल पे, सेम वायर को टच कर रहे हैं तो सेम पोटेंशियल पे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो कराने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल नहीं चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। लेकिन आप खड़े हो, आप जैसा कोई विद्वान व्यक्ति खड़ा हुआ नीचे और हाथ बढ़ा के टच कर लिया तो क्या हुआ, जीरो पोटेंशियल, और यहां हाई पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया नहीं आ गया, चार्ज फ्लो करेगा नहीं करेगा, बॉडी फ्लूइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बाजे बच जाएंगे नहीं बच जाएंगे, मजा आ जाएगा नहीं आ जाएगा। समझ गए बात को, है ना। अगर आप किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर हैं और आपने दो वायर पकड़ लिए तब कुछ नहीं होगा, है एक पकड़ा तब भी कुछ नहीं होगा। अब गर्मियों में डेजर्ट कूलर सबके घरों में होते हैं, शॉक लग जाता है ना, शूज पहने हुए हैं, स्लीपर्स पहने हुए हैं प्रॉपर, तो फिर नहीं लगता, नंगे पैर लग जाता है। वो कई बार कहीं ना कहीं से कंडक्शन हो रहा होता है। बहुत से समझदार क्या होते हैं, कूलर पकड़ा, दूसरे हाथ से दीवार टच कर ली, सहारा लेके खड़े हुए हैं, कूलर देख रहे हैं, शॉक लगेगा नहीं लगेगा। ये रोड कंडक्ट नहीं करती है, रोड कंडक्ट नहीं करती। रोड कैसे कंडक्ट कर जाएगी? हाँ, वो बड़ी बॉडी है अर्थ, पूरी रोड कंडक्टिंग नहीं है, लेकिन हाँ चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, मॉइस्चर है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो किसी न किसी वजह से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अरे कितना हो गया, अभी तो है यार, हद हो गई है। पढ़ने के लिए आते हो, क्या करने आते हो? ये भी ने भी चलो इतना रहने दो, कल कंटिन्यू करेंगे।